और डॉक्टर साहब, क्या हालचाल आपके? कैसे हो? हैं? गुपचुप से कैसे हो? हैं? राजी हो ना? अरे रेस्पॉन्ड तो किया करो। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म के साथ साथ होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, रेस्पॉन्ड करना। तुम्हारे कोई पिन चुभाए, चूंठिया भरे, तो रेस्पॉन्ड करोगे? रेस्पॉन्स देना। और बताओ, आज पूरा करना है चैप्टर? केमिकल कोऑर्डिनेशन सल्टाना है क्या? सल्टा दो सर। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उसमें एड्रिनल ग्लैंड तक हो गया था ना। मेडुला के कुछ हार्मोन डिस्कस कर रहे थे बच्चों अपन। और मेडुला के हार्मोन्स में बताया था आपको एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन एंड नोर एड्रीनेलिन। नोर एड्रीनेलिन। चलो फिर आगे की एक ग्लैंड आती है बेटा जी। नेक्स्ट बात करूं मैं पेंक्रियाज की। और मैंने बोला था फंक्शन कैसे याद रखने हैं एड्रिनलिन के। एसएनएस वाले जो भी फंक्शन है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले, वो सब किसके हैं? इसी मेडुला के हॉर्मोन्स के। सेम फंक्शन है, दोनों इमरजेंसी में काम आएंगे, सिमिलर एक्टिविटीज होती है। ठीक है। हाँ, एक डिजीज वाला डिसऑर्डर देख लियो जो एड्रिनल ग्लैंड से कनेक्टेड डिसऑर्डर जरूर। एंजाइटी में एक नाम भी दे रखा आपके। अगर हार्मोन का सिक्रीशन कम हो तो क्या बोल दो? हाइपो। और ज्यादा हो तो हाइपर। हाइपो का एक डिजीज दे रखा आपकी एंजाइटी में जी, एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज। तो पूछा जा सकता है कि हाइपोसिक्रीशन से होने वाली डिजीज एडिशन। एक साइंटिस्ट थे थॉमस एडिसन, सुनो नाम। एक थे थॉमस अल्वा एडिशन, वो तो अलग थे, बल्ब वाले। ये थॉमस एडिशन है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एक साइंटिस्ट का नाम है थॉमस एडिशन। इन भाई साहब के रेस्पेक्ट में इस डिजीज को बोला गया एडिशन डिजीज। इनको बोला जाता है बेटा जी फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस अल्वा एडिशन। तो हाइपर हाइपोसिक्रीशन से होता है ये। हाइपर से एक दो नाम है, जैसे कौन सी डिजीज? कुशिंग सिंड्रोम। एक नाम आता है गाइनेकोमेस्टिज्म। गाइनेकोमेस्टिज्म। क्या करते हैं, कई बार डिजीज का सीधा नाम दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि हाइपर से कौन सी है और हाइपो से कौन सी है। तो ये कॉन्स, कुशिंग और गाइनेकोमेस्टिज्म, ये इसके हाइपर सिक्रीशन से। कॉन्स में तो क्या होता है, एक हार्मोन है वो सोल्ट मेंटेन वाला, कौन सा? एल्डोस्टेरोन। ये अगर ज्यादा हो जाए तो डिजीज का नाम है कॉन्स डिजीज। एक और हार्मोन था बेटा जी, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म वाला। कोर्टिसोल अगर बढ़ जाए तो डिजीज हो जाएगी कुशिंग सिंड्रोम। और गाइनेकोमेस्टिज्म, टर्म पूछ सकते हैं, सेक्स हार्मोन इंबैलेंस हो जाएगा। और मेल में फीमेल के कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर अपीयर्स इन मेल, उसको बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिज्म। फीमेल के कैरेक्टर मेल में अपीयर होना, गाइनेकोमेस्टिज्म। ठीक है। ये कुछ इसमें रखो तो तुम याद, ये हाइपोर हाइपर की बात याद रख लेना। नाम पूछ लेते हैं कई बार डिजीज का, बाकी तो नहीं आता। गाइनेकोमेस्टिज्म। एंजाइटी में आपको ये लिखा मिलेगा एडिशन डिजीज, इसलिए उसको तो ध्यान रख लेना। हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल हार्मोन, एडिशन। और ये सब किससे? हाइपर से। अब बात करते हैं बेटा जी पेंक्रियाज की। तो पेंक्रियाज में देखियो, इसको बोला जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड समझोगे? ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी। इसी को बोलते हैं कंपाउंड ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड। मतलब जो एक्सोक्राइन भी हो और एंडोक्राइन भी हो। पहले ये देखो एक्सो और एंडो का मतलब क्या है, आपने टिश्यू में सुना होगा।
ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती है वो तो एंडो, और जो एंजाइम वगैरह रिलीज करे वो एक्सो। एक्सो के पास खुद की डक्ट होती है, डक्ट इन द सेंस जैसे अपनी स्वेट ग्लैंड है बेटा जी, तो इनके पास पर्सनल क्या होगी, डक्ट। तो वो जो कोई भी प्रोडक्ट रिलीज करेगा वो किसके थ्रू जाएगा, जबकि एंडो के पास डक्ट, इनको बोलते हैं डक्टलेस। इसलिए मजबूरी में इन्हें अपने प्रोडक्ट को कहां डालना पड़ता है, ब्लड में। लेके कौन जाएगा, ब्लड। जबकि एक्सोक्राइन के पास खुद की कौन है, डक्ट। तो जो दोनों ही होती है, एक्सो भी और एंडो भी, उसको क्या बोलोगे, मिक्स कंपाउंड ग्लैंड। उसका बेस्ट एग्जांपल है अपना पैंक्रियाज। आपसे पूछे लोकेशन, आपकी बॉडी में पैंक्रियाज कहां है, स्टमक के नीचे, और ड्यूडिनम। ड्यूडिनम नाम सुने होगे बच्चों। अपने में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसमें एक सी शेप्ड पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक सी शेप्ड पार्ट है, उस सी शेप्ड पार्ट को बोला जाता है ड्यूडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या कहलाता है, ड्यूडिनम। ड्यूडिनम की जो दोनों लिम्स है, जो सी शेप्ड लिम्स है, इन लिम्स के बीच में यहां ये कौन लगी है, पैंक्रियाज। तो एक्चुअल में पैंक्रियाज की पोजीशन पूछे तो बिटवीन लिम्स ऑफ ड्यूडिनम। तो लोकेशन ये आ गया बिटवीन लिम्स ऑफ ड्यूडिनम, ड्यूडिनम की लिम्स के बीच कौन लोकेटेड होगा, पैंक्रियाज। चलो एक ही स्ट्रक्चर की बात करा, कौन से हार्मोन्स इससे आते हैं वो अपन देखते हैं बच्चों। और आपने बोला सर मिक्स्ड ग्लैंड है, कंपाउंड ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड है, मतलब एक्सो भी होगा और एंडो भी होगा। एक्सो में कौन से और एंडो में कौन से, तो पैंक्रियाज की स्ट्रक्चर के दोनों पार्ट है। हमें तो एंडो की बात करनी है ना, हार्मोन पढ़ेंगे अपन तो इस चैप्टर में। पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट, और एक मैंने लिख दिया एक्सोक्राइन पार्ट। पैंक्रियाज का एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन पार्ट को तो बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है। मतलब इससे क्या रिलीज होंगे, हार्मोन्स। एक्सोक्राइन पार्ट जहां से एंजाइम आएंगे बेटा जी, उसे बोला जाता है एसिनाई, नाम है पार्ट के। अगर एसिनाई लिख दिया मतलब एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस लिख दिया मतलब एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। एनसीईआरटी ने थोड़ा परसेंट भी दिया है कि जो एक्सोक्राइन होता है वो तो इसका 98 से 99% पार्ट है, ये इसका केवल 1 से 2% पार्ट है। तो पूछ लिया आपसे कि पैंक्रियाज मेनली कैसी ग्लैंड है, एक्सो 98% तो वो ही है ना बच्चों, तो मेनली वो है। 1 to 2%, एनसीईआरटी ने परसेंट नहीं लिखा, एनसीईआरटी ने लिखी है नंबर। और एंडोक्राइन के लिए बोला है ये, इसमें सेल होती है 1 से 2 मिलियन। मिलियन को मैं लाख में कन्वर्ट करूं तो 10 से 20 लाख, इतना लिखा है। तो 10 से 20 लाख ये नंबर ऑफ सेल्स है। अगर तुमसे पूछे कि एंडोक्राइन पार्ट परसेंट में कितना है, ओनली 1 to 2%, इसमें इतनी सेल्स इंक्लूड होती है। अब ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, इसमें कई सेल है जिन्हें हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेनली अल्फा सेल, एक बेटा जी बीटा सेल, एक नाम आता है डेल्टा सेल। तो लैंगरहैंस में खूब सारी सेल्स होती है, उनको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, अल्फा बीटा डेल्टा। बताओ देखिए हार्मोन इनके, अल्फा से कौन सा हार्मोन आता है, ग्लूकेगॉन। बीटा से बेटा जी इंसुलिन, और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। बहुत बार आपको पीवाईक्यू में क्वेश्चन मिलेगा इस पॉइंट से, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन से। कई बार तो ऐसा ही पूछ लेते हैं, इंसुलिन कहां से आया, बीटा सेल, ग्लूकेगॉन कहां से आया, अल्फा सेल।
और सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल। वो नाम आयो पहला भी, किसके लिए लिखा था आपने? GHIH इनहिबिटर था ना। अरे GHIH हाइपोथैलेमस से आ रहा था। यहां पर भी इसका सेम काम है, किसी न किसी को रोकना। वहां वो ग्रोथ हार्मोन को रोक रहा था, यहां इन दोनों को रोकता है। मान लो ग्लूकेगोन ज्यादा हो गया तो सोमेटोस्टेटिन बोलेगा रुक जा जी, ये उतना तू आ चुका है। ये बढ़ने लग गया तो उसको भी कौन रोकेगा? तो सोमेटोस्टेटिन का मतलब ही क्या होता है? किसी न किसी को इनहिबिट करना। वहां आपने लिखा था GHIH और ये भी IH है, लेकिन GHIH नहीं है। तो यहां भी सोमेटोस्टेटिन का काम है क्या करना? इनहिबिट करना। और यहां किन को इनहिबिट करेगा? इन दोनों को। ये ज्यादा है तो इसको रोक देगा, और ये ज्यादा है तो इसको रोक देगा। और कहां से आ रहा है? डेल्टा सेल से। तो एक बार बहुत पहले एम्स में क्वेश्चन आया था कि सोर्स ऑफ सोमेटोस्टेटिन, सोर्स ऑफ सोमेटोस्टेटिन, पैंक्रियाज, हाइपोथैलेमस, बोथ। तीसरा ऑप्शन सुना ही नहीं तुम लोगों ने, बोथ। हाइपोथैलेमस से भी तो आता है GHIH, और पैंक्रियाज से भी आता है। कौन सी सेल? डेल्टा सेल। दोनों जगह से आता है, और दोनों जगह काम एक ही है, किसी न किसी को रोकना। ठीक है, अब इन दोनों के फंक्शन देखते हैं अपन। और एसिनाई वाला पार्ट इसका देख लियो, ये रिलीज करता है पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रिएटिक जूस, इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो फूड का क्या करते हैं? डाइजेशन। तो पैंक्रियाज दो काम कर रहा है, हार्मोन भी रिलीज कर रहा है और एंजाइम भी रिलीज कर रहा है। एंजाइम कौन से? डाइजेस्टिव एंजाइम। और इंसुलिन और ग्लूकेगॉन बेटा जी कौन है? हार्मोन है। ठीक है, अब हम इन दो हार्मोन्स के बारे में यहां दे रखा है, उसके बारे में पढ़ लो। इंसुलिन का क्या रोल है और ग्लूकेगॉन का। मैंने इंसुलिन पहले भी बताया था, इकलौता हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज कम करेगा। बाकी ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, ग्लूकागोन, कोर्टिसोल, एड्रिनलिन सब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएंगे। तो इंसुलिन के थोड़े से फंक्शन देख लेते हैं अपन। PYQ में आए हुए 10 साल के करोगे तो 5-6 बार मिल जाएगा यही क्वेश्चन। कौन कहां से, इंसुलिन कहां से, ग्लूकागोन कहां से, और उसके फंक्शन। तो बात करते हैं इंसुलिन की बेटा जी। जो बीटा सेल से आ रहा है, और इसका सीधा मैं रोल बताऊं तो इसका जो टारगेट ऑर्गन है कि इंसुलिन कहां बॉडी में कौन सी सेल पर असर दिखाएगा, एक तो लीवर पे, और लीवर की सेल को बोलते हैं बेटा जी हिपेटोसाइट, लीवर सेल। और एक असर दिखाता है ये एडिपोसाइट पे। सोचो टिश्यू में कहां पड़ा था ये नाम? आपके स्किन के नीचे एक टिश्यू है ना, एडिपोज, जिसमें फैट को स्टोर करते हो, उसकी सेल कौन सी हो गई? एडिपोसाइट। और लीवर की सेल को क्या बोल दिया? हेपेटोसाइट। अरे जो लास्ट लेक्चर में आपको कुछ रिएक्शन बताई थी मैंने, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना, प्रोटीन फैट से ग्लूकोज बनना, नाम आए थे ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। वो सारी चीजें हो कहां रही थी? लीवर में। सब लीवर में चलता है। तो इसका टारगेट ही कौन है? लीवर में। मेन रोल क्या है? तो आप कह देना बेटा जी, ब्लड में शुगर या ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? कम करता है। कम कर रहा है तो मैं हाइपो बोलूंगा कि हाइपर बोलूंगा? हाइपो। तो इसको बोल दिया हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ये कहलाता है बेटा जी हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज को कम करेगा। टारगेट ऑर्गन कौन? लीवर की सेल और एडिपोसाइट। अब इंसुलिन जो है कम कैसे करता है, तो मैं पीछे लास्ट लेक्चर को चेक कर लेना, बताऊंगा नहीं बार बार। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगा कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा? ग्लाइकोजन बनाएगा ना, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज, ग्लाइकोजन बन रहा है, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाता है, यस सर। ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करता है,
ग्लूकोज बनाना कम कर रहा ना, देख लेना सारी बातें लास्ट लेक्चर में बताई हुई है मैंने। ये हर वो काम करेगा जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो, कम हो। ब्लड में से ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजेगा कि रोकेगा? ये रहा ब्लड वेसल्स, ये रही आपकी सेल्स, ये बॉडी की सेल, तो यहां बैठा है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को ब्लड में से सेल के अंदर भेजेगा कि रोकेगा? भेजेगा, ताकि ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाए। हर वो काम करता है ताकि ब्लड में ग्लूकोज को क्या कर सके, कम। तो मैं कह दूं इन सेल्स की परमिएबिलिटी ग्लूकोज के लिए बढ़ जाएगी। तो सेल जब ग्लूकोज के लिए परमिएबल हो गई तो ग्लूकोज कहां चला जाएगा, सेल्स में, और ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कम। बस। तो हर वो एक्ट करता है जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो। ये दे रखा है। एक इसका थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर भी देख लेना, जो आपके बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में भी आएगी। याद आ गया? वो अमेरिका की एक कंपनी थी एली लिली, 1983 उन्होंने बनाया था वो एक ह्यूमन का इंसुलिन, ई कोलाई का यूज करके। प्रो इंसुलिन में तो 3 पॉलीपेप्टाइड होती है, ए बी सी। इंसुलिन में 2 ही होती है, कौन हट गई, सी। 2 ही बचती है, ए और बी। तो इंसुलिन जो है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ए पॉलीपेप्टाइड चेन और बी पॉलीपेप्टाइड चेन। पीपी का मतलब पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड है तो बच्चों एमिनो एसिड होगा। ए में तो होते हैं 21 एमाइनो एसिड और बी में होते हैं 30 एमाइनो एसिड। तो आपसे पूछे इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल में टोटल एमाइनो एसिड कितने होते हैं, 51। अरे 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ऐसी प्रोटीन की चेन है, और एक को ए बोल दिया, दूसरे को बी। पॉलीपेप्टाइड समझोगे थे, बायोमोलिक्यूल पढ़काया हो। ये रहा प्रोटीन। प्रोटीन किससे बना, पॉलीपेप्टाइड। और ये किससे बने, एमिनो एसिड जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड। अरे अपन एमिनो एसिड है, हम एक सीक्वेंस में अटैच हो गए तो पॉलीपेप्टाइड। ऐसे कई पॉलीपेप्टाइड की चेन जुड़ गई तो क्या बन गया, प्रोटीन। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड है, 2, ए और पॉलीपेप्टाइड के अंदर कौन है, एमाइनो एसिड। ए में 21 है, बी में 30 है। तो टोटल एमाइनो एसिड इंसुलिन में कितने हो गए, 51। और वो डिजीज इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। इंसुलिन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज, इंसुलिन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज, और वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज सूसू के साथ बाहर, और सूसू में ग्लूकोज आना, डायबिटीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिजीज है बेटा जी इंसुलिन की, कि अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज कम करता है। अगर इंसुलिन कम हो गया तो ब्लड में शुगर बढ़ गई। लंबे टाइम तक अगर ये कंडीशन रह गई, ब्लड में शुगर बढ़ी हुई रह गई, तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, डायबिटीज। और पूरा नाम मेलाइटस। आपने पीछे इससे मिलता जुलता एक नाम पढ़ा था, इंसिपिडस। वो किसकी कमी से हो रहा था, ADH। और ये किसकी कमी से हो रहा है, इंसुलिन। इंसुलिन कम तो ब्लड में शुगर ज्यादा, और शुगर किसके साथ बाहर गई, यूरिन के साथ, वही डायबिटीज मेलाइटस। अगर सूसू के चींटियां लग रही है मतलब क्या हो सकता है, डायबिटीज। अरे नॉर्मली सूसू का टेस्ट कैसा होता है, इधर उधर क्या देख रहे हो बताओ, सॉल्टी होता है, एसिडिक होता है, सॉल्टी, क्योंकि उसमें सॉल्ट वोल्ट होते हैं। कोई बता रहा था मुझे, सॉल्टी होता है ना। और अगर उसके डायबिटीज हो तो कुछ मीठा हो जाए। अगर डायबिटीज है तो हल्का सा स्वीट इन टेस्ट। चींटियां लग रही है मतलब उसके क्या है, डायबिटीज है, यूरिन में शुगर आ रही है। और इंसिपिडस हो जाए तो उसमें पानी ज्यादा आएगा ना, इंसिपिडस में पानी ज्यादा आएगा तो टेस्टलेस। नॉर्मली सूसू होता है सोल्टी, अगर वो टेस्टलेस हो जाए, कोई मजा ही नहीं आ रहा, उस केस में क्या बताओगे,
इंसिपिडस, पानी ज्यादा आ रहा है तो पानी जैसा लगेगा। और अगर स्वीट इन टेस्ट हो रहा है तो क्या हो सकता है? मेलाइटस, क्योंकि शुगर आ रही है सूसू के साथ, चींटियां लग रही है, ये उसका सिम्टम्स होता है। और मेलाइटस में एक नाम एनशाटी ने यहां तो नहीं दिया लेकिन आपने पढ़ा है, ग्लाइकोसूरिया और कीटोन यूरिया। नहीं बताऊंगा मैं, कहां पढ़ा है बताओ? एक्सक्रीटरी में। ग्लाइकोसूरिया में यूरिन के साथ क्या निकली? शुगर। और कीटोन बॉडी निकलना कीटोन यूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया का मतलब यूरिन के साथ क्या आ रही है? शुगर, ग्लूकोज। और इसमें यूरिन के साथ एक टॉक्सिक कीटोन बॉडी आती है बेटा जी। ये लो, ये डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम है, जो इंसुलिन की कमी से होता है, इंपॉर्टेंट डिजीज है। ठीक है, इंसुलिन के बाद एक आता है ग्लूकेगॉन, दूसरा इसका हार्मोन। अरे लिखा है एक्सक्रीटरी में, और पेपर दिया था क्या थर्सडे को? उसमें क्वेश्चन भी डाला हुआ था मेरा, ये ग्लाइकोसूरिया कीटोन यूरिया वाला। अभी संडे को है तुम्हारा, कल ही है। उसमें केवल नर्वस सिस्टम और एक कॉकरोच भी आ रहा है। मैंने बोला था कॉकरोच के भी मैं 5-7 क्वेश्चन दूंगा, ताकि तुम रिवाइज कर लो उसको फिर से, कॉकरोच को। और अगले केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ फ्रॉग दे दूंगा, ताकि रिवीजन हो जाए वापस से। तो बॉटनी में तो 2 चैप्टर है, एनाटॉमी मॉर्फो है क्या, और जूलॉजी का एक ही है, न्यूरल कंट्रोल वाला। और उसके साथ हमने किसको ऐड कर दिया? कॉकरोच। उसके 6-7 क्वेश्चन ऐड करवाए मैंने, देख लियो। कल है पेपर तुम्हारा संडे, ये आएगा थर्सडे को, आज ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर एनिमल किंगडम बचेगा, 4 या 5 लेक्चर में उसको करवा दूंगा। 11 तुम्हारी कंप्लीट। कंप्लीट क्या, बॉटनी में भी कंप्लीट हो गई होगी। एनाटॉमी मॉर्फो हो गए ना? हाँ ठीक है। तो ग्लूकागॉन का काम ज्यादा कुछ याद नहीं रखना बेटा जी, इंसुलिन के अपोजिट होता है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा रहा था, ये उसको कम कर देगा। तो ग्लूकागॉन का मतलब ही मैं लिख दूं एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। एंटा का मतलब बताया हुआ बच्चों आपको, जो इंसुलिन के क्या करे? अपोजिट फंक्शन करे। इंसुलिन का एंटी है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज कम करेगा, तो ये ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा देगा। ग्लूकोज या शुगर में कुछ भी बोल दूं, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है। बढ़ रहा है तो हाइपो की हाइपर, इसको बोल देंगे हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, क्योंकि इसने ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाया है। तो हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। अब ग्लूकोज कैसे बढ़ाएगा वो पीछे वाले लेक्चर में देख लेना। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। प्रोटीन फैट से बनाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बस ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन का एंटी है, इसलिए बेटा जी बोल दिया एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। जब आप पेंक्रियाज रीडिंग लगाओ तो इसके एक नाम और है, वैसे तो स्वीट ब्रेड भी बोलते हैं इसको, बॉडी की स्वीट ब्रेड नाम भी देते हैं इस ग्लैंड को। ठीक है, ये लिखा है बच्चों की आइलेट ऑफ लैंगरेंस 1 से कितने हैं? 2 मिलियन। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो मैंने लिखा है 10 से 20 लाख, लेकिन परसेंट केवल कितना है? 1 से 2। अब ग्लूकागॉन पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन, एमिनो एसिड से बने हुए, एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो सुनो, आपसे वही सेम पूछा जाए कि ब्लड में ग्लूकोज कम हो रहा है तो कौन सा हार्मोन आएगा? कम हो रहा है तो ग्लूकागॉन आएगा और वापस उसको बढ़ाएगा। ज्यादा बढ़ जाए तो कौन आएगा? वापस कम करेगा। तो ग्लूकागॉन इंसुलिन मिलकर बैलेंस करते हैं, जैसे टीसीटी और पीटीएच मिलकर कैल्शियम को बैलेंस करते हैं, वैसे ग्लूकोज को बैलेंस करेगा। ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन लीवर सेल, लीवर सेल का नाम वही हिपेटोसाइट, और स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सब खुद समझ जाओ, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ताकि क्या बने? ग्लूकोज। और ब्लड शुगर बढ़ना, हाइपर ग्लाइसेमिया। ये हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है। रिड्यूस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। तो ग्लूकागॉन क्या करेगा? देखो अभी पीछे बताया था, इंसुलिन के उल्टा करना है।
इंसुलिन तो ग्लूकोज को कहां भेज रहा था? सेल में। और ग्लूकागोन सेल में जाने को रोकेगा ताकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़े। सारे उसके अपोजिट फंक्शन होते हैं, एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। तो ग्लूकागोन इज हाइपरग्लाइसेमिक क्योंकि लेवल बढ़ा देता है। इंसुलिन भी कैसा है? पेप्टाइड, प्रोटीन का बना, और जिसमें कितने अमाइनो एसिड है बेटा जी? 51, विच प्ले मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब बैलेंस करना, मेंटेन करना। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, सेल ऑफ कौन सा टिश्यू? एडिपोज। ठीक है, और ये ब्लड में ग्लूकोज कम कर रहा है, तो बच्चों इसको क्या नाम दे दिया? हाइपोग्लाइसेमिया। लास्ट पैराग्राफ देख लेना, डायबिटीज वाला है कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस विच एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड कीटोन बॉडी। तो कीटोन बॉडी का निकलना कीटोन यूरिया, और ग्लूकोज का निकलना ग्लाइकोसूरिया। और इसका इलाज क्या करते हैं? किसी के इंसुलिन हो जाए तो इंसुलिन थेरेपी में क्या करेंगे? इंजेक्शन। इंसुलिन के क्या लगते हैं बेटा जी? इंजेक्शन, खाना खाने से पहले, मतलब फिक्स होता है। कितना जानती है तू इतना? उसके थे तो वो पेन लगाती होगी यूनिट के थ्रू, हाँ 20 मतलब यूनिट होती है, वो लेने ही पड़ते हैं उसको, बाकी इलाज है नहीं। पर डे इंसुलिन का क्या लगेगा? इंजेक्शन। हाँ, जीन थेरेपी आ रही है धीरे धीरे, इंसुलिन की जीन इंसर्ट कर दो, लेकिन फ्यूचर में अभी वो, जब आप लोग डॉक्टर बनोगे तब ऐसा हो जाएगा। बाकी अभी तो पर डे क्या लेना पड़ता है? इंजेक्शन, इंसुलिन का इंजेक्शन। ठीक है, पेंक्रियाज के बाद अगली एक ग्लैंड दी एनसीईआरटी में बेटा जी, गोनेट्स के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, जो हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और डिटेल में पढ़ेंगे। गोनेट्स में दो आ गए, एक तो टेस्टिस, एक ओवेरी। टेस्टिस एंड ओवेरी, टेस्टिस और ओवेरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा डिटेल में। टेस्टिस बोल देंगे मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं बच्चों। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको बोलते हैं जो दो काम करे, दो काम, एक तो गैमेट बनाए, एक हार्मोन रिलीज करे। टेस्टिस कौन सा गैमेट बनाता है? स्पर्म। और हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? एंड्रोजन, जिसका टाइप है टेस्टोस्टेरोन। ओवेरी को बोला गया ये फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो दो काम करे, ओवेरी में गैमेट बनता है ओवम, और हार्मोन आता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, तो इनको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस में आपने पढ़ा है, सुना है, एक यूनिट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बस मैं बेसिक बात बता रहा हूं क्योंकि डिटेल में आ जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आप पूरा पढ़ना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सेल्स होती है बेटा जी, सर्टोली सेल, और ट्यूब्यूल्स के बाहर एक और सेल होती है। तो टेस्टिस में एक तो सेल कौन सी हुई? सर्टोली, एक नाम होता है लेडिग सेल। और ये जो लेडिग सेल है ना, यहीं से कौन सा हार्मोन आता है? लेडिग सेल रिलीज करती है एंड्रोजन, यहां से आता है एंड्रोजन, या इसी का एक टाइप है टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन का ही टाइप होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो मेल के जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, वो ये हार्मोन ही कंट्रोल करता है, जो किसका टाइप है? और ये खुद कहां से आ रहा है? लेडिग सेल से, जो टेस्टिस में होती है। उधर अगर ओवेरी की बात करूं ना मैं, और वैसे टेस्टिस की पोजीशन यहां लिखी हुई तो मैं बता नहीं रहा क्योंकि तुम वहां पढ़ लोगे, बाकी पता ही है टेस्टिस होते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन के बाहर होते हैं। एक पाउच होता है जिसको क्या बोलते हो? स्क्रोटम। स्क्रोटम में पेयर्ड कौन प्रेजेंट होंगे? टेस्टिस। स्क्रोटम में प्रेजेंट होने का रीजन भी अपने को पता है, टेम्परेचर 2.5 डिग्री कम है, जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इसेंशियल है। तो मेल में टेस्टिस एब्डोमेन या बॉडी के बाहर एक पाउच में होते हैं जिसका नाम स्क्रोटम, जहां का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री कम, वो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इसेंशियल।
ओवेरी जो है वो तो एब्डोमेन के अंदर ही होती है फीमेल में, एब्डोमेन के अंदर है, उसमें कोई टेम्परेचर का लोचा है नहीं। ओवेरी में वो एक फोलाइकल्स बनता है बेटा जी, ग्रेफियन फोलाइकल, नाम सुना है ना। और ये ग्रेफियन फोलाइकल से ही एक ग्लैंड भी बनती है, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम से कई हार्मोन आते हैं, यहां दो के बारे में बता रखा है, एक तो एस्ट्रोजन और एक मेनली आता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन और एक कौन सा हार्मोन आ गया, एस्ट्रोजन। तो मेल और फीमेल में जो सेक्स हार्मोन है वो मेल में तो टेस्टिस से आ रहे हैं, लेडिक सेल से, और फीमेल की ओवेरी में ग्रेफियन फोलाइकल, सुना है, वैसे डिटेल में पढ़ लेंगे। और उससे डीजनरेट होने के बाद जब ग्रेफियन फोलाइकल फटेगा तो क्या बनेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम से दो हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एक बार पूछा था, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये परमानेंट होता है कि टेम्पररी होता है? हैं? क्यों? जब प्रेगनेंसी होगी ना तो कार्पस ल्यूटियम क्या छोड़ेगा, और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। प्रेगनेंसी अगर है फीमेल में तो प्रोजेस्टेरोन चलता रहेगा 9 महीने तक। अगर प्रेगनेंसी हुई ही नहीं तो इस हार्मोन का कोई काम, और ना ही कार्पस ल्यूटियम का। ल्यूटियम टूट टाट के चला गया क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं है, अगले महीने फिर बनेगा, क्या पता इस बार स्पर्म आ जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो कार्पस ल्यूटियम परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी है। अगर प्रेगनेंसी है तो रहेगा, नहीं तो हट जाएगा। तो एक बार पीवाईक्यू में पूछा था कि कौन सी ग्लैंड टेम्पररी होती है, कार्पस ल्यूटियम। इट्स एग्जांपल ऑफ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। अरे पिट्यूटरी टेम्पररी है क्या? हमेशा रहती है। थायराइड हमेशा रहेगी, एड्रिनल हमेशा रहेगी, ये केवल तभी रहेगी जब प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि इससे कौन सा हार्मोन आता है, और ये किसको मेंटेन रखता है, प्रेगनेंसी को। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो इसका कोई काम, हट गई। तो ऐसी ग्लैंड को क्या कहा गया, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। आओ बाकी जितने भी सेक्सुअल एक्टिविटी है, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मेल में दाढ़ी मूंछ आना, मेल में स्पर्म प्रोडक्शन, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन पूरी कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को कंट्रोल कर रहा है एस्ट्रोजन। प्रेगनेंसी के लिए कौन है, प्रोजेस्टेरोन। बस तो ये, यहाँ ज़्यादा कुछ अपने को डिटेल में जाना नहीं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो गोनेट्स में पहला दे रखा है टेस्टिस। तो टेस्टिस में बता रखा है कि भैया ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन कहाँ, स्क्रोटम, बोले तो आउटर साइड, एब्डोमेन के बाहर की ओर है मेल में। टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन, दो काम होते हैं, एक तो क्या बनाना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन का मतलब क्या रिलीज करेंगे, हॉर्मोन्स। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड इंटरस्टिशियल टिश्यू, इसी में वो सेल है लेडिक सेल, इन्हीं का दूसरा नाम, ये नाम भी लिखा है मैंने, जब तुमने एफएसएच और एलएच पढ़ा था, मैंने एलएच का दूसरा नाम लिखाया था आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल, यहां से रिलीज होता है, ठीक है। और यहां से एक हार्मोन आएगा कौन सा, एंड्रोजन, जिसका एक टाइप है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन अब मेल के सारे काम कंट्रोल करेगा, रेगुलेट डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, ये सब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, इनकी ग्रोथ करवाएगा। दीज हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल एक्सिलरी हेयर, दाढ़ी मूंछ आना, मेल के करेक्टर, झाड़ आनो, एग्रेसिवनेस। ये बड़ा बच्चों लो पिच ऑफ वॉइस, लो पिच वॉइस का मतलब पतली आवाज की भारी आवाज, भारी पिच का मतलब तीखापन, तो मेल की आवाज में तीखापन, तो भारी बुलंद आवाज, काय पाए को नहीं, भारी आवाज जी की है ना, बाकी को कैरेक्टर है मेल को। फीमेल में लिखा हुआ आएगा हाई पिच वॉइस, तीखी आवाज, काय पाए। एंड्रोजन प्ले मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, भैया स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या कहते हो, स्पर्मेटो, ये यही करवाएगा टेस्टोस्टेरोन। ये सीएनएस पर भी काम करता है और सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो को भी कंट्रोल करेगा, मेल की सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को बोलते हैं लिबिडो। ये मैंने बिहेवियर तुम्हें बताए थे लिम्बिक लोब में, लिम्बिक लोब, सीएनएस, ब्रेन, सेक्सुअल एक्टिविटी कंट्रोल करवाएगा।
दीज हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक का मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को बनाएगा, प्रोटीन। तो मेल की मस्कुलर ग्रोथ, मसल्स स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ प्रोटीन बनवाता है, ताकि मांसपेशियां क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, मसल्स स्ट्रॉन्ग हो। बोलते हैं ना जिम जाने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं क्या, वो प्रोटीन मसल्स को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ बनाता है। अब ओवेरी में फीमेल हैव ए पेयर ऑफ ओवेरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन। ओवेरीज तो एब्डोमेन के अंदर ही होंगे। ओवेरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? हर मंथ कितना ओवम बनेगा, एक। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बनता है, और वो आपने सुना है 14वें दिन ओवुलेशन होता है, ग्रेफिन फोलिकल रप्चर होकर आएगा, सारी चीजें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुम पढ़ोगे। तो एक साल में कितने ओवम बने, 12। हर मंथ का एक बन रहा तो 12, और 12 में भी बच्चों लेफ्ट और राइट ओवेरी 6-6 बनाती है। इस महीने लेफ्ट ने ओवम बनाया तो अगले महीने राइट बनाएगी, फिर लेफ्ट बनाएगी तो फिर राइट। तो एक साल में लेफ्ट ओवेरी कितने ओवम बनाएगी, 6, राइट भी 6, टोटल 12 बनेंगे। ये ऑल्टरनेट क्यों बनते हैं, एक बार लेफ्ट बना रही है फिर राइट क्यों बना रही है, कैसे पता चल रहा है? एक रेस्ट पे आ जाती है, क्यों रेस्ट क्यों करे? और फिर जुड़वा कैसे होते हैं, ट्विंस होने का क्या लोचा है? हाँ कैसे, क्यों? जब ओवम एक बनता तो फिर वो दो कैसे हो गए? तो वो तो बनाती तो एक ही है, फिर दोनों से क्यों आएगा? कभी कभी आ जाता है ना, गलती से, ह्यूमन मिस्टेक है ना, हो जाती है। गलतियां किससे नहीं होती सर, है ना? माफ करो बेचारी ओवेरी को, पूरे साल ऑल्टरनेट चल रही है, कभी कभी मूड होता है दोनों ओवेरी का बना देती है। क्या हुआ, इसको इतना क्यों बतंगड़ बना रहे हो? बना दिया सर। ओवेरी ऑल्सो प्रोड्यूस 2 ग्रुप ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। ये आएगा बच्चों स्टीरॉयड, वो एड्रिनल कोर्टेक्स वाले हार्मोन जो किसके बनते हैं, फैट के। स्टीरॉयड आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ट्विंस भी आएंगे। ऑल्टरनेट क्यों बनाती है वो भी बताऊंगा। कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ओवेरीज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फोलाइकल, वो ग्रेफिन फोलाइकल। अब यहाँ ये मेनली ओवेरियन फोलाइकल की ग्रोथ करवाता है। ओवुलेशन के बाद वही फोलाइकल्स किस में बदल गया, कॉर्पस ल्यूटियम, और वहां से कौन रिलीज हो रहा है, मेनली प्रोजेस्ट्रॉन। और प्रोजेस्ट्रॉन ही प्रेगनेंसी को क्या रखेगा, मेंटेन। ये लिखा है इसने आगे। एस्ट्रोजन जो होता है वो तो सेक्स ऑर्गन और इन सब की ग्रोथ करवा रहा है, ओके। फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कौन सी पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस, तीखापन। मेमरी ग्लैंड इन सब की ग्रोथ करवाएगा। और प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट प्रेगनेंसी, ये अंडरलाइन कर लो। प्रोजेस्ट्रॉन मेनली क्या सपोर्ट करेगा, प्रेगनेंसी। इसीलिए प्रोजेस्ट्रॉन को बोल दिया जाता है बेटा जी प्रेगनेंसी हार्मोन। आपसे पूछ ले कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रोजेस्ट्रॉन। याद करो पीछे के लेक्चर्स, मैंने बोला था बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन। जब बर्थ होता है अपना, तो मां की यूटेराइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाएगा, ऑक्सीटोसिन। और प्रेगनेंसी को मेंटेन प्रोजेस्टेरोन। मेमरी ग्लैंड में मिल्क सिक्रीशन और सबका कंट्रोल इसी के पास है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ये कंट्रोल करता है। अगला जो पैराग्राफ है ये तो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। नेक्स्ट मैंने बताया था कुछ और भी बॉडी में ऑर्गन्स है जिनका मेन रोल तो कुछ और है, लेकिन कभी मूड हुआ तो क्या रिलीज कर देंगे, हॉर्मोन्स। बाकी मेन फंक्शन उनका कुछ और है। जैसे हार्ट, हार्ट का मेन फंक्शन तो क्या है, धड़कना, ब्लड पंप, धड़कना है ना। तो बोलते हैं हाँ, मैं पूछता किसके लिए, तो धड़क रहा है तो ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, ब्लड पंप करता है। लेकिन हार्ट कभी कभी हार्मोन भी रिलीज कर देता है, कभी कभी। और हार्ट का ये जो चेंबर है ना, कौन सा, एट्रिया, एट्रिया और वेंट्रिकल, 4 होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। एट्रिया की वॉल से एक पेप्टाइड हार्मोन आता है जिसका नाम है एएनएफ। ये रहा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या करता है ये, फंक्शन इंपॉर्टेंट है। एएनएफ का काम है वैसो डायलेटर, ब्लड वेसल्स को। तो वेसल्स जब डायलेट हो गई, उनका वॉल्यूम, तो प्रेशर कम हो गया। तो एक तरह से बीपी को कम करता है।
तो बीपी बढ़ाने वाले तो खूब है, ये वो है जो बीपी को कम करेगा। कैसे? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, डायलेट होते ही वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ते ही प्रेशर कम। तो एएनएफ जो हार्ट के एट्रिया से आता है, इसका एक काम है, दिस रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। ठीक है, हार्ट का ध्यान रखिए, और हार्ट में भी एट्रिया से आता है। जेजीए, ये भी तुम किडनी में पढ़ के आए हो, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस, उसमें एक सेल आई थी, कौन सी? जेजी सेल। जेजी सेल के दो हार्मोन थे, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। नाम तो लिखवाया था ना पीछे भी। एरिथ्रो वर्ड आते ही किससे जुड़ जाओ? आरबीसी। तो किडनी की कौन सी सेल? जेजी सेल से कौन आया? एरिथ्रोपोइटिन। वो क्या बनवाएगा? आरबीसी। ये लो, एरिथ्रोपोइटिन का मेन फंक्शन है क्या बनवाना? आरबीसी। और आरबीसी बनने की प्रोसेस क्या कहलाई? एरिथ्रोपोएसिस। हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोट्रम फॉर आरबीसी। अब एलिमेंट्री कैनाल की कुछ पार्ट है, वहां से भी 4 हार्मोन आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं, थोड़ा सा इनको समझा दूं ताकि ये चारों तुम्हारे पल्ले पड़ जाए एलिमेंट्री कैनाल से। तो ये हार्ट का हार्मोन हो गया, जेजी सेल हो गया। एक स्किन भी अलग से लिख सकते हो, आपकी स्किन भी एक विटामिन बनाती है बच्चों, कौन सा? कौन सुनो? सनलाइट में क्या बनता है? विटामिन डी। ये भी हार्मोन की तरह काम करता है। पूछ ले आपसे ऐसा कौन सा विटामिन है एक्ट लाइक एज हार्मोन? विटामिन डी कौन बनाती है? स्किन, सनलाइट में। और ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डियों की मजबूती के लिए काम आता है विटामिन डी, जिसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? रिकेट्स, हड्डियां कमजोर। अरे ऑर्गेनिक में तो है विटामिन, बायोमोलिक्यूल में है क्या? है ऑर्गेनिक के बायोमोलिक्यूल में या पॉलीमर में है? किस में थे ये? पॉलीमर तो हट गया, बायोमोलिक्यूल में है, तो वहां बनते हैं क्वेश्चन। अब मैं इनके ये बता रहा हूं कहां के हार्मोन है ये। देखिए बेटा जी, जीआईटी के हार्मोन। जीआईटी का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का फंक्शन तो कुछ और है, फूड को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, लेकिन कभी कभी वो क्या छोड़ देती है? हार्मोन्स। तो कौन कौन से हार्मोन आते हैं? तो जीआईटी से बच्चों एक हार्मोन तो एनसीईआरटी लिखती है गैस्ट्रीन, एक लिखती है जीआईपी, एक नाम है सेक्रेटीन, एक है सीसीके। इन चारों को समझ लो वन बाय वन। ये रहा आपका पेट, बोले तो स्टमक, पेट से खाना गया आगे, वो सी शेप की ट्यूब आई थी ना अभी, ड्यूडिनम। और ड्यूडिनम के बीच में ये मान लो क्या था? पैंक्रियाज। ये कौन है? स्टमक। ये ड्यूडिनम, यहीं से है ये सारे हार्मोन। तो एलिमेंट्री कैनाल की तो पार्ट है ये, इसलिए इनको बोल दिया जीआईटी। अब खाना आया, रोटी खाई आपने, वो खाना कहां आया? स्टमक में। स्टमक का एक नाम और होता है, इस नाम से ही आ जाएगा समझ में। स्टमक को क्या बोलते हैं? गैस्टर। जैसे किडनी को बोलते हैं रीनल, स्टमक को गैस्टर। तो स्टमक में फूड आया, फूड आते ही एक हार्मोन रिलीज होगा, कौन सा? गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन बोलेगा कि भैया खाना आ गया है, अब क्या छोड़ो? गैस्ट्रिक जूस। उस जूस में होगा HCl और डाइजेस्टिव एंजाइम जो फूड को क्या करेंगे? डाइजेस्ट। जैसे ही खाना कहां आया? स्टमक में, कौन रिलीज हुआ? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या कहेगा कि भाई खाना आ गया है, क्या निकालो? गैस्ट्रिक जूस, ताकि फूड को क्या कर दूं? डाइजेस्ट। तो गैस्ट्रिन कहां से आ रहा है? स्टमक से। और क्या रिलीज करवा रहा है? गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इंड्यूस कर रहा है ताकि फूड डाइजेस्ट हो जाए। खाना स्टमक में 4-5 घंटे तक रुकता है, रुका हुआ था, डाइजेशन हो गया, अब खाना यहां से निकल के कहां चला गया? ड्यूडिनम। मतलब स्टमक हो गया एम्प्टी, खाली। जब खाली हो गया तो बच्चों गैस्ट्रिक जूस चाहिए क्या?
नहीं, चला गया खाना। अब गैस्ट्रिक जूस HCl का क्या काम? तब कौन आएगा? GIP। नाम पूरा देख लो, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन। गैस्ट्रिक जूस को क्या करेगा? रोक देगा। कब? जब खाना कहां चला गया? ड्यूडिनम। तो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को रोक दो, बस, जरूरत ही नहीं है। अब खाना कहां आया बच्चों? ड्यूडिनम में। तो ड्यूडिनम में आती है एक हार्मोन निकलेगा, कौन? ये जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तो बताया था मैंने, फर्स्ट नॉन हार्मोन सिक्रेटिन आया। ड्यूडिनम से निकला सिक्रेटिन, यहां से निकला और भाग्यो भाग्यो की कन गयो पैंक्रियाज के पास। बोला भैया खाना आ गया है, तू क्या निकाल? पैंक्रेटिक जूस निकाल। तो जैसे ही पैंक्रियाज को ऑर्डर मिला, पैंक्रियाज से पहले निकलेगा पानी और एक आएगा बाइकार्बोनेट। थोड़ा सा लॉजिक का ध्यान देना। खाना कहां से आया है? स्टमक से। सोच के बताओ, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? एसिडिक, क्योंकि स्टमक ने उसमें क्या मिला रखा है? HCl। जबकि ड्यूडिनम में जब डाइजेशन होगा ना, तो ड्यूडिनम को चाहिए मीडियम कैसा? हर एंजाइम एक फिक्स मीडियम पर काम करता है। ड्यूडिनम वाले एंजाइम को मीडियम चाहिए बेसिक। स्टमक से आ रहा है एसिड, तो पहले एसिड को हटाओ, तभी तो एंजाइम काम करेंगे। जैसे ही खाना आया, आते ही सिक्रीटिन गया पैंक्रियाज के पास कि क्या निकाल? पानी और बाइकार्बोनेट। ये पानी और बाइकार्बोनेट भाग्या भाग्या आया पैंक्रियाज से और इस खाने में मिल गए। तो बाइकार्बोनेट क्या है? एनायन। एनायन से मीडियम कैसा होगा? बेसिक। पानी उस HCl को न्यूट्रल कर देगा ताकि एसिडिक खाना किस में बदल जाए? बेसिक में। जैसे मीडियम बेसिक हुआ, अब यहां के एंजाइम फूड को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट। स्टमक को डाइजेस्ट करने के लिए मीडियम चाहिए एसिडिक, ड्यूडिनम को चाहिए बेसिक। तो पहले उस एसिडिक को बेसिक में बदलो। बदलने के लिए पानी और कौन आए? बाइकार्बोनेट। कहां से? पैंक्रियाज से। किसने निकलवाया? सेक्रेटिन ने। ठीक है, अब मीडियम बेसिक हो गया। अब आएगा CCK, कोले सिस्टोकाइनिन। ये भी जाएगा इस पैंक्रियाज के पास और बोलेगा अब तू क्या निकाल? एंजाइम निकाल। अब एंजाइम भेज दे ताकि फूड को क्या कर दे? डाइजेस्ट। तो पहले एंजाइम नहीं आते बेटा जी, पहले पानी और कौन आया? बाइकार्बोनेट, ताकि मीडियम को कैसा बनाया जाए? बेसिक। फिर एंजाइम आएंगे ताकि उस बेसिक मीडियम में वो फूड को क्या कर पाए? डाइजेस्ट। तो 4 नाम है, सीक्वेंस में याद रख लियो। स्टमक में खाना आते ही कौन निकला? उसने गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ाया ताकि फूड को डाइजेस्ट करे। स्टमक हो गया खाली। अब कौन आयो? GIP। उसने गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को रोक दिया। भोजन आ गया ड्यूडिनम में, कौन निकला? सिक्रीटीन। ये सिक्रीटीन गया कहां? पैंक्रियाज। क्या मंगवाया? पानी और बाइकार्बोनेट, क्योंकि मीडियम को क्या बनाना है? बेसिक। जैसे ही बेसिक बना, अब कौन गया? CCK। और उससे बोला क्या छोड़? एंजाइम, ताकि फूड को क्या कर दे? डाइजेस्ट। एंजाइम ने बोला हुआ है हम एसिडिक में नहीं डाइजेस्ट करेंगे, हमें तो पहले कैसा माहौल दो? बेसिक। तो पहले मीडियम बेसिक बनाओ, फिर डाइजेशन करो। क्लियर? 4-5 लाइना दे रखी, पढ़ लिया भैया इनिशिएटिव। पूछ सकते हैं किसका क्या रोल है, CCK क्या करता है, GIP क्या करता है। ये चारों सीक्वेंस में याद रखना। एक जाते जाते एक डार्क वर्ड लिखेगा, ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर कुछ नहीं, बॉडी की हर सेल टिश्यू के पास होते हैं। जहां भी सेल्स या टिश्यू डैमेज होता है, उसके आसपास से क्या निकलते हैं? ग्रोथ फैक्टर। वो वापस उसको क्या कर देता है? रीजनरेट। जैसे अपने को चोट लगी तो सेल्स डैमेज हुई, तो आसपास की सेल से कौन आया? ग्रोथ फैक्टर। उसने डैमेज सेल को वापस से हील कर दिया, रीजनरेट कर दिया। वो ग्रोथ फैक्टर है, बस, और इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट आती है मैकेनिज्म बेटा जी। हार्मोन कैसे काम करते हैं, ये मैकेनिज्म थोड़ी सी बता दूं मैं आपको। हार्मोन काम कैसे करता है, मैकेनिज्म की बात करते हैं। कोई भी हार्मोन कैसे काम करता है, और उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन, फिर मैकेनिज्म समझ में आएगी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब बच्चों की हार्मोन किसका बना है, हार्मोन किसका बना है उसकी अपन बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो सुनो,
या तो हार्मोन प्रोटीन का बना है या तो वो फैट का बना है। एक कैटेगरी तो है एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, एक है पेप्टाइड हार्मोन या शॉर्ट और लॉन्ग पेप्टाइड याद रख लो, पेप्टाइड हार्मोन, और एक लिख दियो स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन। तो एमिनो एसिड डेरिवेटिव का मतलब ये एमिनो एसिड से बने होते हैं। इनमें 3 नाम है, 10 से याद करना। कौन सा एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है? 10। 10 में टी का मतलब है T4। T4 कौन? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को मैं लिख दूं आयोडोथायरोनिन, एक ही बात है। इसमें कौन होता है? आयोडीन। E4 एपिनेफ्रीन, जो किसका दूसरा नाम था? एड्रेनलिन। और N4 नोर एपिनेफ्रीन। ये तीनों हार्मोन किसी न किसी एमिनो एसिड से बनते हैं। इन तीनों का एमिनो एसिड मैंने लिखाया है टायरोसिन। ये तीनों कौन से एमिनो एसिड से बने? टायरोसिन। 3 से याद रखियो। पेप्टाइड हार्मोन ये सब प्रोटीन है, छोटे बड़े प्रोटीन। पति परमेश्वर से याद रख लो। पेप्टाइड हार्मोन पति जी। कौन कौन सा है? P4 PTH, A4 ACTH, T4 TCT, I4 इंसुलिन 51 एमाइनो एसिड, और G4 ग्लूकागोन। सब प्रोटीन है ये। TCT है ना, PTH ACTH इंसुलिन ग्लूकागोन। मेन है सबसे स्टेरॉइड। कौन से हार्मोन? स्टेरॉइड। स्टेरॉइड जो किसके बनेंगे बेटा जी? फैट या कोलेस्टेरोल से बनते हैं। फैट या कोलेस्टेरोल से बनने वाले हार्मोन को क्या कहोगे? स्टेरॉइड। स्टेरॉइड की 2 ही कैटेगरी है, आप ऐसे याद रखना। स्टेरॉइड में एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाले हार्मोन, याद करो उनको नाम ही क्या दिया था? कोर्टिकोइड्स। कोर्टिकोइड्स। और एक आएंगे गोनेड वाले हार्मोन्स। गोनेड बोले तो टेस्टिस और ओवेरी वाले, जिसमें टेस्टिस से तो आ रहा था एंड्रोजन, ओवेरी से आ रहा था प्रोजेस्ट्रोन एंड एस्ट्रोजन। ये लो, तो 3 केमिकल प्रॉपर्टी में हार्मोन आप देख लियो बच्चों कि या तो वो एमाइनो एसिड के डेरिवेटिव है, जिसमें 3 से याद रख लियो, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। और इन तीनों में तुम्हें बताया था मैंने टायरोसिन एमाइनो एसिड होता है। पेप्टाइड प्रोटीन है। पेप्टाइड से कंफ्यूज करो ना, प्रोटीन ही तो है ना, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में ही हुए। पति जी, ऐसी सीक्वेंस याद रख पाओ तुम। सबसे मैंने स्टेरॉइड जो फैट से बनते हैं, एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले, कॉर्टेक्स वालों को नाम ही क्या दिया था आपने? कोर्टिकोइड। कोर्टिकोइड स्टीरोइड। और गोनेड वाले हार्मोन एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब टेस्टिस ओवेरी वाले। देखो स्टीरोइड को अच्छे से याद रखो। इनके अलावा ये जो 2 है ना, इनके अलावा बाकी सब प्रोटीन है। ये फैट वाले हैं, बाकी सब एमिनो एसिड भी प्रोटीन ही तो है, पेप्टाइड प्रोटीन है। उनके अलावा बस वे 2 ढंग से याद रख लो, उससे मैकेनिज्म समझ में आएगी। मैकेनिज्म से पहले इस चीज को क्लियर करो, कौन प्रोटीन है, कौन स्टीरोइड है। ये स्टीरोइड वाले याद रख लो, इसके अलावा बाकी सब उधर पटक देना प्रोटीन में। तो हार्मोन प्रोटीन से भी बन सकता है और स्टीरोइड से भी। और कौन सा अमाइनो एसिड वो पीछे लिख दिया था आपने? टायरोसिन। ठीक है, अब मैकेनिज्म चालू करता हूं। हार्मोन की मैकेनिज्म। हार्मोन कैसे असर दिखाता है किसी भी टारगेट सेल पे? हार्मोन कैसे इफेक्ट दिखाएगा?
तो मैकेनिज्म से सुनना बेटा जी। हार्मोन क्या करता है सबसे पहले, जैसे ये मान लो कोई सेल है, टारगेट सेल है, ये है एंडोक्राइन ग्लैंड, यहां से कौन आया, कोई हार्मोन आया, इस हार्मोन को इस टारगेट सेल पर असर दिखाना है। ठीक है, ये हार्मोन की टारगेट सेल है, ये सेल के अंदर मान लो न्यूक्लियस है, ये रहा, ये सेल की मेम्ब्रेन है। अब गौर करियो, पहला स्टेप, हार्मोन जब किसी सेल पर असर दिखाएगा, और हार्मोन जिन सेल पर असर दिखाता है वो सेल क्या होती है, जैसे एडीएच आता है नेफ्रॉन की डीसीटी के पास, ऑक्सीटोसिन जाता है यूट्रस के पास, वो उसके लिए क्या है, टारगेट। अब हार्मोन आया, हार्मोन अगर प्रोटीन नेचर का है, ध्यान देना बेटा जी, हार्मोन अगर प्रोटीन है तो सेल उसको अंदर जाने नहीं देगी। प्रोटीन के लिए सेल मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होती, बोलेगी बाहर रुक जा, तेरी अंदर एंट्री नहीं है। अब हार्मोन क्या करेगा, प्रोटीन हार्मोन है तो बिल्कुल वो बाहर ही रुक जाएगा, और उस हार्मोन के लिए सेल के बाहर लगे रहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, या इनको एनसीईआरटी लिखती है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। कौन से हार्मोन के लिए, जो नेचर वाइज कैसे हैं, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की अंदर एंट्री नहीं है, प्रोटीन के लिए मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है, ये प्रोटीन हार्मोन है, तो ये जाके यहां जुड़ जाएगा, किससे, एक्स्ट्रा सेलुलर, ऐसा रिसेप्टर जो सेल के बाहर है या सेल की मेम्ब्रेन पे। कौन से हार्मोन के लिए, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के लिए मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है। ऐसा ही एक और ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, उससे एक दूसरा हार्मोन आ रहा है बेटा जी, और वो मान लो स्टेरॉयड हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन है, मतलब वो किसका बना है, फैट का। फैट के लिए मेम्ब्रेन परमिएबल होती है और वो सीधा चला जाएगा सेल के अंदर, अंदर भी कहां, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में उसके लिए बैठे होंगे रिसेप्टर, इनको बोल दिया जाएगा न्यूक्लियर रिसेप्टर। पहला मेन पॉइंट ही क्लियर करो, हार्मोन सेल के अंदर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा ये डिपेंड करता है उसकी नेचर पे। अगर हार्मोन किसका बना है, प्रोटीन का, तो सेल उसको एंट्री नहीं देगी, नहीं देगी तो भैया उसके लिए रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, जिनको मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, उससे जुड़ा वही उसको जो करना कर देगा, खुद अंदर नहीं जाएगा। एक हार्मोन है स्टीरॉयड या थायरोक्सिन भी आते हैं, इनके लिए भी परमिशन है, ये भी जा सकता है अंदर। स्टीरॉयड या थायरोक्सिन आया तो सेल मेम्ब्रेन बोली जा, तेरे लिए दरवाजे खुले हैं, और वो सीधा अंदर किस में जाएगा, और उसके रिसेप्टर कहां है, न्यूक्लियस के अंदर, तो नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो ध्यान से सुनना, हार्मोन पहले रिसेप्टर से जुड़ता है, हार्मोन पहले रिसेप्टर से जुड़ेगा। अब हो सकता है रिसेप्टर सेल के बाहर हो या सेल के अंदर हो। तो पहली चीज यही है कि जो लोकेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर, या मैं बोलूं टाइप्स ऑफ हार्मोन रिसेप्टर, ये जो हार्मोन रिसेप्टर है ये दो टाइप के होते हैं, किसके बेस पर, लोकेशन के बेस पर, बेस्ड ऑन लोकेशन। पहला रिसेप्टर है सेल के बाहर, तो इसको नाम क्या दे दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। दूसरा है सेल के अंदर, इसको बोल दिया इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, और ये भी न्यूक्लियस में होता है, इसलिए इसको बोल दिया न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये लो, तो जो हॉर्मोन्स आया वो प्रोटीन है कि स्टेरॉइड है, उसके बेस पर उसके रिसेप्टर अलग अलग जगह होते हैं, या तो सेल के बाहर या तो सेल के अंदर। अब तुमसे क्वेश्चन नाम देके पूछेगा भैया, अगला लिख देगा टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर कहां होगा।
अब तुम्हें पता होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन कैसा है, स्टेरॉयड है तो रिसेप्टर उसका न्यूक्लियस के अंदर होगा। एफएसएच का रिसेप्टर कैसा होगा? मत ढूंढो, ऊपर मत लिखा ही नहीं एफएसएच, लेकिन भेजो लगाओ। स्टेरॉयड के अलावा बाकी सब प्रोटीन है। तो स्टेरॉयड में तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का आता है और गोनेड्स के आते हैं। एफएसएस तो पिट्यूटरी का है, तो कैसा है? प्रोटीन है। स्टेरॉयड के अलावा बाकी सब प्रोटीन है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर कौन से हार्मोन के लिए? फॉर प्रोटीन नेचर हार्मोन। और इंट्रा ये किसके लिए होंगे? ये रिसेप्टर फॉर स्टेरॉयड हार्मोन एंड थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की भी परमिशन है कि चला जा, तेरे लिए दरवाजे खुले हैं। और अंदर जाके वो किसके साथ जुड़ेगा? रिसेप्टर के साथ। तो पहले हार्मोन को किससे जुड़ना होता है? अपने रिसेप्टर से। रिसेप्टर की लोकेशन दो है, या तो मेम्ब्रेन के बाहर या तो मेम्ब्रेन के अंदर। वो डिपेंड करता है उस हार्मोन की नेचर पे। अगर स्टीरॉयड है तो रिसेप्टर उसके अंदर होंगे, क्योंकि लिपिड फैट अंदर जा सकता है, प्रोटीन की एंट्री नहीं है। सेल मेम्ब्रेन रोक लेगी उसको। फिर एनसीईआरटी के दो डायग्राम है, वो वहीं से समझ लो, बस हो गई मैकेनिज्म। और कुछ क्वेश्चन करा देता हूं तुम्हें, PYQ लाया हूं। एनसीईआरटी के पीछे की भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो भी देख लो दो चार। फिर बोल रहा हूँ स्टीरॉयड थायरोक्सिन के याद रख लो, उसके अलावा बाकी सब प्रोटीन में फंसा देना, बाकी सब प्रोटीन में। इंट्रा का मतलब जब रिसेप्टर सेल के अंदर हो, और वो भी न्यूक्लियस में। इसलिए बेटा जी उनको क्या बोला गया? न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, आ जाओ एनसीईआरटी पे। ये दो डायग्राम दिए हैं। ये मैकेनिज्म दे रखी है बेटा जी, है ना। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले जो हार्मोन है वो अपने स्पेसिफिक हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ता है, जो टारगेट टिश्यू में ही होता है। अब ये भी ध्यान रख लो, पहले हार्मोन किससे रिएक्ट करेगा? रिसेप्टर से। हर हार्मोन का रिसेप्टर, मान लो थायरोक्सिन का रिसेप्टर है तो वो थायरोक्सिन को जोड़ेगा, उससे एड्रिनलिन नहीं जुड़ सकता। अगर रिसेप्टर इंसुलिन का है तो इंसुलिन ही जुड़ेगा, उससे थायरोक्सिन नहीं जुड़ सकता। हर हार्मोन का रिसेप्टर अलग अलग होता है। तो एक बार ऐसे भी पूछा हुआ है, अगर सेल में से हार्मोन के रिसेप्टर को निकाल दिया जाए तो हार्मोन का असर नहीं होगा। हार्मोन तभी असर दिखाएगा जब पहले वो किससे जाके जुड़े? रिसेप्टर से। और हर हार्मोन के लिए रिसेप्टर स्पेसिफिक। तो जिस हार्मोन का रिसेप्टर है वही असर दिखाएगा, दूसरा नहीं दिखाएगा। ये होता ना बच्चों, जैसे ये ब्लड है, ब्लड में ग्लूकागोन भी आ रहा है, इंसुलिन भी आ रहा है, थायरोक्सिन भी घूम रहा है, ग्रोथ हार्मोन भी, सब घूम रहे हैं ब्लड में। तो लेकिन सेल पर विशेष हार्मोन ही असर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उस सेल के पास केवल स्पेसिफिक हार्मोन के ही रिसेप्टर है, दूसरा बाइंड नहीं होगा। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, तो उनको तो बोल दो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, एक्स्ट्रा सेलुलर। और जो प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल है वो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। वो मेनली न्यूक्लियस में है तो क्या कह दिया? न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो पहले हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ेगा और एक स्ट्रक्चर बनेगी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक वैसे ही जैसे एंजाइम किससे जुड़ता है? सबस्ट्रेट के साथ। और क्या बना था? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहां हार्मोन किससे जुड़ रहा है? अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो ये लाइन आगे लिखिए, रिसेप्टर इज स्पेसिफिक, अंडरलाइन कर लियो। वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। हर हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है। अब दो टाइप से असर दिखा रहा है। असर पहला तो ये बताया इन्होंने, ये देखो, ये केमिकल नेचर में तीन ही ग्रुप दिए, तीन चार, पेप्टाइड, स्टीरॉयड, आयोडोथायरोडिन और एमिनो एसिड डेरिवेटिव। एमिनो एसिड डेरिवेटिव में लिखा है एपिनेफ्रिन। मैंने अपने तीन लिखे हैं, तुम तो तीनों याद रखना, चाहे एनसीईआरटी में लिख लेना। आयोडोथायरोडिन, आयोडीन वाले कौन से हैं? थायराइड हार्मोन्स। स्टीरॉयड में ये रहे, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोजन ही है।
एस्ट्रोजन का टाइप होता है एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन। अब सीधे तुम डायग्राम से देख लो इसको, पहला ये डायग्राम देखो। हार्मोन कौन सा दिया है? एफएसएच, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, नेचर वाइज कैसा है? प्रोटीन। प्रोटीन है तो बेटा जी इसके रिसेप्टर सेल के अंदर होंगे कि बाहर? बाहर। ये रही सेल मेम्ब्रेन है, एक ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन दे दी। गुरुजी ये सेल मेम्ब्रेन में ये क्या बनाए हैं, याद है ऐसा कुछ? सेल में पढ़ा ना आपने, लिपिड, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन पे यहां ये लगा हुआ है रिसेप्टर। इंट्रा है कि एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा, क्योंकि हार्मोन कैसा है? तो प्रोटीन की अंदर एंट्री नहीं है, तो रिसेप्टर कहाँ लगा हुआ है? सेल के बाहर। तो नाम क्या दे सकता हूं इसको? एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। तो हार्मोन आया और उसी से जुड़ गया, तो ये हार्मोन अंदर एंटर नहीं करेगा। बाहर से इसने बोला कि भैया ऐसे ऐसे कर दो, बाहर से ही पंचायती कर रहा है क्योंकि अंदर एंट्री है नहीं। बाहर से बोला कि कुछ रेस्पॉन्ड करो और एक स्ट्रक्चर बनाओ जिनका नाम है साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम। इनको बोला जाता है बेटा जी सेकेंडरी मैसेंजर। देखो सबसे पहले मैसेज कौन लाया होगा? ये लाया होगा ना। एफएसएच आ रहा है मतलब बोल रहा है फॉलाइकल्स बनाओ, ग्रेफिन फॉलाइकल्स बनाओ। तो सबसे पहले मैसेज कौन ला रहा है? हार्मोन। तो हार्मोन को बोल सकते हो प्राइमरी मैसेंजर। जब आपने हार्मोन की डेफिनेशन लिखी थी तो वहां मैंने लिखा था इंटरसेलुलर मैसेंजर। सेल्स तक अगर मैसेज पहुंचाना है तो कौन लाता है? अरे एडीएच आया तो नेफ्रॉन को क्या बोला? पानी को क्या करो? रीएब्जॉर्ब। तो ये नेफ्रॉन को किसने कहा? एडीएच ने। यूट्रस की मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, किसने कहा? ऑक्सीटोसिन। तो वो हार्मोन लेकर के आता है मैसेज। हार्मोन खुद मैसेज लाता है, इसलिए वो क्या कहलाया? प्राइमरी मैसेंजर। लेकिन ये अंदर तो जा नहीं पा रहा, तो वहां बैठा बैठा इसने एक दूसरा मैसेंजर बोला, बाहर खड़ा है गेट के, वहीं से आवाज लगाई, अरे तू जाके ऐसा ऐसा कर ले। तो अब उसका सुनकर जो सेल के अंदर बने वो कौन है? सेकेंडरी मैसेंजर। तो तुमसे पूछेगा एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, आंसर आएगा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एटीपी तो क्या होता है? ट्राइफॉस्फेट, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। उसके अलावा कैल्शियम, उसके अलावा थ्योरी में दो और एग्जांपल दिए एनसीईआरटी ने, IP3 इनोसिटोल फॉस्फेट, ये भी सेकेंडरी मैसेंजर होता है जो सेल के अंदर बनते हैं। ये बनकर के जैसा हार्मोन चाहेगा वैसा रेस्पॉन्स करेंगे और वैसे ही ग्रोथ होगी, जैसे ओवेरी की ग्रोथ हो रही है, फॉलाइकल्स की ग्रोथ हो रही है। ये करवाया किसने है? क्या फसस खुद आया है? वो प्रोटीन असर अंदर नहीं आ सकता, वो खुद मैसेज लाया, तो वो किसका काम कर रहा है? प्राइमरी मैसेंजर। उसने बाहर से ही सेल के अंदर क्या जनरेट करवा दिए? सेकेंडरी मैसेंजर। और वो जैसा हार्मोन चाहेगा वैसा काम करेगा। इसने यहां ओवेरी की ग्रोथ करवा दी, फॉलाइकल्स की ग्रोथ करवा दी। तो क्वेश्चन इतना पूछेंगे, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर CAMP, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CAMP। कौन है? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम और IP3। IP3 लिखा है थ्योरी में, इनोसिटोल फॉस्फेट आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। तो पूछेगा सेकेंडरी मैसेंजर कौन से हॉर्मोन्स के लिए होते हैं? प्रोटीन, क्योंकि ये सेल के अंदर नहीं आ सकते तो बाहर बैठे बैठे ही अपना काम करवाएंगे इनके थ्रू। खुद नहीं आए, अरे फोन कर दिया बाहर से कि तुझे ऐसे ऐसे करवाना है, वो सेकेंडरी मैसेंजर हो गया। और जो खुद अंदर जाके घोचे करे वो, अब स्टीरॉइड की बात करूंगा, अगला डायग्राम स्टीरॉइड का है। ये कोई हार्मोन है, कौन सा? एस्ट्रोजन है तो समझ जाओ कौन सा होगा? स्टीरॉइड होगा। ये सेल मेम्ब्रेन है यूट्रस की, तो इसकी तो रोक टोक है नहीं, सीधा अंदर घुसेगा, क्योंकि रिसेप्टर इसके कहां है? न्यूक्लियस में। ये रहा न्यूक्लियस, ये पूरा कौन है? न्यूक्लियस। ये लो सीधा घुस के कहां आ गया? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में इसका ये रिसेप्टर था तो क्या बन गया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो जो हार्मोन सीधे न्यूक्लियस में आ गए वो स्टीरॉइड है। न्यूक्लियस में DNA था, जीनोम किसको बोल रहा है? ये DNA को। तो हार्मोन कॉम्प्लेक्स किससे जुड़ा? DNA से। DNA क्या बनाता है?
एमआरएनए से प्रोटीन। अब जो हार्मोन चाहेगा वैसा रेस्पॉन्स हो जाएगा। तो हार्मोन सीधा डीएनए से जुड़ गया और डीएनए को बोलेगा भाई ऐसी ऐसी प्रोटीन बना। तो डीएनए ने पहले आरएनए बनाया, आरएनए से प्रोटीन बनी, प्रोटीन बनती वो जो चाहेगा वो काम होगा। इन हार्मोन ने अपना कहना कैसे मनवाया? सीधे न्यूक्लियस के अंदर जाके डीएनए से चिपक गए। और हमें पता है, मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ा है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन बना करके अपना असर दिखा देंगे। अगर कोई प्रोटीन हार्मोन होता तो उसकी एंट्री उसे ये सारा काम बाहर बैठ के करवाना पड़ता, जबकि स्टीरॉयड है तो सीधा एंट्री मारेगा न्यूक्लियस में और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डीएनए से चिपक कर आरएनए प्रोटीन बना के अपनी मांगे मनवा लेगा। ये होता है स्टीरॉयड हार्मोन का एक्शन। जबकि प्रोटीन है तो बाहर बैठ के काम करवाएगा, अंदर उसकी एंट्री नहीं है। क्वेश्चन 2 टाइप के, सीधे हार्मोन लिख के दे देंगे। एलएच का काम, एलएच का रिसेप्टर कहां होगा? एक्स्ट्रा। फिर बोल रहा हूं, केवल ये लास्ट वाला कॉलम याद कर लो। ये क्या आ गया? गया गया कहां से लाए? बच गया। आता है, ऐसी बात नहीं, मुझे आता है। ये आगे एलएच की बात करते हैं तो एलएच कैसा है? प्रोटीन। फिर हर कहीं हाथ नहीं लग जाए। ये देखियो, ये वाला कंसेप्ट याद रखो, केवल इनको याद रख लो। इधर जो नाम लिखे हैं ना, इनके लिए रिसेप्टर सेल के अंदर, बाकी सब प्रोटीन के रिसेप्टर बाहर। इनके अलावा जो भी नाम आए सब बाहर। तो दोनों डायग्राम देखो भैया, ये मैकेनिज्म है। फिर मैं पीछे के कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं तुम्हें। स्टीरॉयड सीधा न्यूक्लियस में आएगा, प्रोटीन बाहर बैठ के अपना काम करवाएगा। और जब आप इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, करो देखे सोल्व। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खोलो और बढ़ते रहो। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में ढूंढो कोई क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग में ही है। हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स की टारगेट ग्लैंड कौन सी होगी? पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन सी ग्लैंड पर इफेक्ट डालते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। टीएसएच का टारगेट ऑर्गन कौन होगा? थायराइड ग्लैंड। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो इसकी टारगेट ग्लैंड कौन सी होगी? थायराइड ग्लैंड होगी। एसीटीएच का, एड्रिनल का। कोर्टेक्स, कोर्टिकोट्रोपिक, नाम ही कोर्टिकोट्रोपिक है। तो एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट? कॉर्टेक्स पार्ट। गोनेड्स। एलएच एफएसएच कहां असर दिखाएंगे? टेस्टिस और ओवेरी पे। एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहां असर दिखाएगा? कौन सी सेल पे? किसकी सेल है वो? स्किन। खुद ग्लैंड्स की तरह काम करती है, विटामिन डी बनाती है। तो इनके टारगेट ग्लैंड्स आपसे पूछे हैं तो क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हमसे होना चाहिए। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन हार्मोन्स के फंक्शन पूछे हैं आपसे, ठीक है। पीटीएच का फंक्शन ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना। थाइमोसिन कौन सी इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ कौन सा था? थाइमोसिन। एस्ट्रोजन तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को कंट्रोल करता है। एंड्रोजन आ गया टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज कम करता है, ये बढ़ाता है। तो फंक्शन ही है, देख लियो। हाँ ये देखो, ये एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है, तुम ही भरो। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन का एग्जाम्पल ग्लूकागोन, जो ब्लड में शुगर को बढ़ाता है। हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपो का बेटा जी कम करने वाला इंसुलिन, एक बढ़ाता है दूसरा कम करता है। हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन, जो ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा रहा था। गोनेडोट्रोपिक। एलएच और एफएसएच, ये गोनेड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। प्रोजेस्टेशनल हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने वाला प्रोजेस्टेरोन। हाँ, बीपी को कम करने वाला
एनफ एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर बीपी को लोअर करेगा। एंड्रोजन का एग्जांपल, इसका टाइप कौन सा आया था? टेस्टो एस्ट्राडायोल। एस्ट्रोजन का एक टाइप होता है बेटा जी, एस्ट्राडायोल। एस्ट्रोजन का टाइप ही है वो एस्ट्राडायोल, सेम सिमिलर फंक्शन करता है। तो ये हाइपो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। एक हाइपो हाइपर से आप छोटा सा ये पॉइंट भी याद रख लेना, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब जिन हार्मोन के फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे जैसे जिनके फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। एक दो एग्जांपल तो बोल दो। इधर मैं इंसुलिन लिखूं तो सामने क्या लिखूंगा? ग्लूकागॉन, एक दूसरे के एंटी है। इधर पीटीएस लिख दूं तो सामने बेटा जी कौन आएगा? टीसीटी, एंटी है। इधर लिख दूं मैं एएनएफ, उधर आ जाएगा एल्डोस्टेरोन, एडीएच। क्योंकि एल्डोस्टेरोन और एडीएच दोनों बीपी बढ़ाते हैं, एएनएफ बीपी कम करता है। एक और याद रख सकते हो रखना चाहो तो, एमएसएच और मेलेटोनिन। ये वो हार्मोन है जिनके फंक्शन एक दूसरे के एंटी है। एमएसएच मिलानिन बढ़ाता है, स्किन को डार्क करता है। मेलेटोनिन उन पिगमेंट्स को कम करता है, स्किन को लाइट करता है। फंक्शन अपोजिट है। एएनएफ बीपी कम करता है और एल्डोस्टेरोन और एडीएच बीपी बढ़ाते हैं, उल्टा फंक्शन। एमएसएच मिलेनिन बढ़ा के स्किन को डार्क करता है, मेलेटोनिन उस कलर को लाइट करता है। तो फंक्शन अपोजिट है, इसलिए एंटागोनिस्टिक, ध्यान रख लियो। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है, देखो कहीं लास्ट में, उस मैच द कॉलम को मैच करो। मिला दिया गया। T4 को किससे मिला रहे हो? थायराइड। पीटीएस को किससे मिलाया? पैराथायराइड बेटा जी, जीएनआरएच। आरएच लग गया तो हाइपोथैलेमस, और एलएच पिट्यूटरी। अबे कुछ क्वेश्चंस लाए हूं पीवाईक्यू, इनको करो फटाफट। बोलो। डेफिशिएंसी ऑफ, बच्चा फिजिकली और मेंटली वीक हो रहा है, आईक्यू लो हो रही है, स्किन एबनॉर्मल है, गूंगा बहरा। तो प्रेगनेंसी में मां ने किसकी कमी हुई थी? आयोडीन की। थायरोक्सिन नहीं बना, क्रेटिनिज्म। करेक्ट पूछा है। रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस द पिट्यूटरी ग्लैंड। आरएचआईएच पिट्यूटरी से आते हैं क्या? हाइपोथैलेमस से आते हैं, गलत। एडिनो हाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, गलत। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन तो पोस्टीरियर में जा रहे थे, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या जीआईटी किडनी लीवर से कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता? गलत, जीआईटी से भी चार पड़ गए, तो एक ही बचा फिर तो। वो डेफिनेशन आई थी ना, साइंटिफिक डेफिनेशन, नॉन न्यूट्रिएंट, ट्रेस अमाउंट में, और इंटरसेलुलर मैसेंजर, वो पूरी डेफिनेशन ही डाल दी। अच्छा क्वेश्चन। ऐसा हार्मोन जो बनता कहीं और है, सेकंड, और स्टोर पिट्यूटरी में होता है, एडीएच। कहाँ बनता है? हाइपोथैलेमस में। स्टोर होता है पिट्यूटरी में। ऑक्सीटोसिन भी था, ठीक है। कठाई ग्रेव डिजीज, लास्ट लेक्चर में आईडी है। हाइपो की हाइपर? हाइपर किसकी हाइपर? थायरोक्सिन। हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड से ग्रेव डिजीज। अरे याद करो, एक्सोप्थैलेमिक गोइटर बताया था, आंखें फटके फूल के बाहर आ गई, एक्सोप्थैलेमिक गोइटर। हाइपर प्रोट्रूजन ऑफ आईबोल, वही बताया था।
पोस्टीरियर को आप ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं मानते, क्यों? खुद सिंथेसाइज नहीं करती। इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन, नेवर सिंथेसाइज। ट्रू वो है जो अपने हार्मोन खुद बनाए, जबकि ये अपने हार्मोन खुद नहीं बनाती, इसलिए क्या कहलाई? नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। स्लिप वैक्स साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक, पीनियल ग्लैंड। आर्टिफिशियल लाइट, अगर आप थोड़ा ध्यान रखना चाहो तो बेटा जी, ये जो नाइट और डे टाइम है ना, ऐसे बोलते हैं नाइट टाइम में मेलेटोनिन का सिक्रीशन बढ़ता है और डे टाइम में कम होता है। मेलेटोनिन ऐसा हार्मोन है जो नाइट में रिलीज ज्यादा होगा, डे में उसका सिक्रीशन कम होगा। ऐसे ही फैक्ट है, ध्यान रखो तो वरना सीधा हो जाएगा। स्लिप वैक्स साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक है तो पीनियल है। फटाफट मिला दो, तुम पीवाई क्यों करोगे तो दिखोगे, फटाफट हो जाएंगे क्वेश्चन, ये मैं खुद ही ले आया। पिट्यूटरी से कौन मिल रहा है? डायबिटीज इंसिपिडस, एडीएच। थायराइड से कौन मिल रहा है? ग्रेव। एड्रिनल से कौन मिल रहा है? एडिशन। पेंक्रियास से मेलाइटस, इंसुलिन वाला कौन सा आ रहा है? और तो दिख ही नहीं रहा तुम्हें, फिर भी हो रहा है। बांट दे, चल रहा है, सोल्व कर लेंगे। 2 मिनट रुक जा, ठीक है। पोस्टीरियर में ये आएंगे ना बेटा जी, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। एरिथ्रोपोइटिन कहां से आ रहा था? जेजी सेल। किडनी की जेजी सेल से कौन आ रहा था? एरिथ्रोपोइटिन। आरबीसी बनाता है। एडीएच की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस। पिट्यूटरी किसके कंट्रोल में है? मास्टर, रियल मास्टर ग्लैंड कौन? हाइपोथैलेमस। हाँ, एमएसएच का रोल क्या था? डार्कनिंग ऑफ स्किन। बता, एमएसएच मेलेनिन बढ़ाता है, मेलेटोनिन उनको कम करता है, पिगमेंटेशन बढ़ा रहा है। कितनी बार आ गया? इंसिपिडस देखो बहुत बार आ गया भाई, इंपॉर्टेंट बनता है। किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है? एडीएच। और एडीएच किससे कनेक्टेड है? पिट्यूटरी। हालांकि पिट्यूटरी बनाता नहीं है उसको, इतना बड़ा तुम खुद ही देख लियो, कर लियो। एक्सोप्थैलेमिक गोइटर किसका नाम था? ग्रेव डिजीज, कनेक्टेड टू थायराइड। फिर तो कर ही लो ना, क्या छोड़ें इसको, कर लो। मैं सोचा और है, करो। की मान रहे हो भाई? थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा केमिकल कंट्रोल मिल गया क्या? करो क्वेश्चन करो, फिर विदाई लेता हूं तुमसे। सही आंसर दो इसका। फोर्टी 45 क्वेश्चन है भैया, केमिकल कोऑर्डिनेशन के कर डालो। अगले लेक्चर में इसके डाउट और डिस्कस करेंगे। आंसर दो तो। पास डिस्टेलिस, जीएच, पीआरएल, टीएसएच, पास इंटरमीडिया। मेलेटोनिन तो नहीं आएगा सर, एमएसएच आएगा। गलत। क्या पूछा? करेक्ट पूछा गया तो बी जिसमें वो सारे गलत हो रहे हैं, एक ही बच रहा है, यही कर लिया करो सोल्व। बी गलत है तो 3 में बी आ रहा है तो एक ही बचा, कौन सा? थर्ड। करना भैया, देख के क्वेश्चन है ना। थैंक यू, जय हिंद।